नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंटिन्यू हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन चल रही थी उससे होगा। हमने अभी तक देख लिया था बेसिक जो एनाटॉमी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो हमने देख ली कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, कितनी क्या इसकी लेंथ होती है, किस तरीके की इसकी लेयर होती है, वो हमने देख लिया। अब हम मूव करेंगे इसकी फिजियोलॉजी जो कि है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। हमने देखा था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या काम होता है, एक तो डाइजेशन का और दूसरा एब्जॉर्प्शन। हमने बात की कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो डाइजेशन प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे वाला पार्ट है कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो डाइजेशन कहाँ तक हो रहा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो वो देखेंगे। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन देखेंगे, क्योंकि हमने ये देखा था कि मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन या कोई कंटेंट बच रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन जाके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन दो चीज़ें देखेंगे, एक तो केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्यों, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, केमिकल डाइजेशन, वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहली चीज बात कर रहा हूँ केमिकल डाइजेशन। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ डाइजेशन प्रोसेस की। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द पार्टिकल्स या फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्टिकल इज नोन एज डाइजेशन। बट यहाँ पे क्या वर्ड आ गया आपके साथ में, केमिकल। केमिकल मीन्स बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस या पैनक्रियाटिक जूस जो ब्रेक डाउन हो रहा है आपके फूड कंटेंट का, दैट इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। अब हम यहाँ पे इंटेस्टाइन में देख रहे हैं तो हम यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के बारे में नहीं देखेंगे। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ केमिकल डाइजेशन का। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, किसकी सहायता से, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस, इनकी हेल्प से ब्रेक डाउन होता है उनका, और उसे हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं आपकी, इनका डाइजेशन होता है मोनोसेक्राइड्स में। किसमें होता है, मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है जी। उसके अलावा सेकंड आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसका डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी फैट्स। फैट जो है ये ब्रेक डाउन होता है आपके फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं फूड का डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि एक सिंपल या छोटे टुकड़े में टूट गई है, दैट इज मोनोसेक्राइड्स। प्रोटीन वो भी स्मॉलर कंपाउंड्स में टूट रहा है, अमीनो एसिड्स में। फैट आपके फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। तो ये टूट कैसे रहे हैं, किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। उस पूरी प्रोसेस में हम तीन चीजों के बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस, किस तरीके से क्या हेल्प करता है। दूसरा देखेंगे बाइल जूस और तीसरा देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस। क्यों देखेंगे, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो इन तीनों जूस की वजह से ही होता है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मैं देख रहा हूं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। इसके बारे में, पैनक्रियाटिक जूस किस तरीके से केमिकल डाइजेशन या जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें हेल्प करता है। तो देखिए, सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। देखिए हमारा, देखिए पैनक्रियाटिक जूस की बात कर रहा हूं तो पैनक्रियाटिक जूस कहां से सीक्रेट होगा, पैनक्रियाज से। हमने बात की थी कि ड्यूडेनम में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनल पेपिला। उस ड्यूडेनल पेपिला में आपका हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला होता है जिसके थ्रू वहां से पैनक्रियाटिक जूस आता है। तो देखिए अब क्या होगा, पहली चीज अगर मैं बात करूं पैनक्रियाटिक जूस की, तो पैनक्रियाटिक जूस जो है ये कैसा होता है, तो ये होता है एल्कलाइन पीएच का। कैसा होता है, एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच मींस 8 इसकी पीएच होती है। इसकी पीएच एल्कलाइन क्यों है, अगर आपसे पूछा जाए कि पैनक्रियाटिक जो जूस है इसकी पीएच एल्कलाइन क्यों है, तो इसकी पीएच एल्कलाइन इसलिए होती है, तो क्यों होती है, इसमें बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। और बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से पैनक्रियाटिक जूस जो है उसकी पीएच होती है एल्कलाइन। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है कहाँ से सीक्रेट हो रहा है,
तो ये सीक्रेट होता है आपके पेनक्रियाज से, और हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट या एम्पुला के थ्रू ये किसमें आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में, वहां पे आके ये फूड का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं इसके कंटेंट्स का, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो प्रेजेंट होते हैं आपके वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, ये दोनों जो एंजाइम्स है ये तो कैसे एंजाइम्स हैं, एक्टिव एंजाइम्स हैं। कैसे एंजाइम्स हैं, एक्टिव, याद रखना। उसके अलावा काइमो ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ये दो एंजाइम्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, याद रखना, दो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है आपका काइमोट्रिप्सिनोजन, दो एंजाइम्स है, कौन कौन से हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, और ये कैसे एंजाइम है, इनएक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव जब इस ड्यूडेनम पार्ट में आएंगे तब जाके एक्टिव होते हैं, ये पैनक्रियाज से इनएक्टिव ही रिलीज होते हैं। तो ये देख लीजिए एक बार, क्योंकि यही आपके हेल्प करेंगे डाइजेशन में। अब हम बात करते हैं डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोटीन का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कैसे होगा, हमने बात की इसमें कौन सी एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम, दो एंजाइम है, एक तो है आपका काइमो ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ट्रिप्सिनोजन। देखिए ये दो एंजाइम्स है जो कैसे हैं, इनएक्टिव है। जब ये ड्यूडेनम में आते हैं तो ड्यूडेनम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, इस काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, किसमें, इस काइमोट्रिप्सिनोजन को तो करता है काइमोट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिनोजन को करता है ट्रिप्सिन। ठीक है, इन दोनों में एक्टिवेट करेंगे तो ये जो आपकी काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन है ये दोनों हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में। तो अब ये एक्टिवेट होके ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन करते हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये जो एंजाइम्स है काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव क्यों रिलीज हो रहे हैं पेनक्रियाज से, तो इसलिए हो रहे हैं, इनका काम क्या है, डाइजेशन करना। अब अगर ये एक्टिव फॉर्म में पेनक्रियाज में प्रेजेंट होंगे तो ये क्या कर लेंगे, पेनक्रियाज का डाइजेशन कर लेंगे, यानी कि पेनक्रियाज को हार्म करेंगे, इसलिए ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव। ठीक है, यहां तक क्लियर। हमने देख लिया प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, इन दोनों एंजाइम्स की हेल्प से होता है। अब हम बात करते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा एक एंजाइम है, दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब देखिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज हमेशा किस पीएच पे काम करेगा, वो करेगा बेसिक पीएच पे। किस पे काम करेगा, जो एल्कलाइन या बेसिक पीएच है उस पे ही काम करेगा। लेकिन आपके फूड से जो कंटेंट आ रहा है, ठीक है, कौन सा, गैस्ट्रिक कंटेंट जो आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं काइम, काइम में क्या है आपका HCl प्रेजेंट है। HCl प्रेजेंट है मतलब वो कैसा है, एसिडिक। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज को काम करने के लिए तो वैसा क्या चाहिए, एल्कलाइन पीएच चाहिए। तो इसलिए जब आपका काइम ड्यूडेनम में आता है तो पैनक्रियाटिक जूस उससे मिक्स होता है, और पैनक्रियाटिक जूस की पीएच कैसी है, एल्कलाइन। उससे मिक्स होगा तो उसकी पीएच कैसी हो जाएगी, हल्की फुल्की एल्कलाइन, और स्लाइटली एल्कलाइन पीएच ही चाहिए किसको, पैनक्रियाटिक अमाइलेज को। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज अब क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेगा। कैसे करेगा, देखिए हमने बात की पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, मोनोसैकेराइड्स। देखिए वैसे तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके माउथ में हो गया डाइजेशन, फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो आपका कहाँ आके होगा, ड्यूडेनम पार्ट में, थ्रू द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्लियर है। उसके बाद में आती है आपकी फैट की डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फैट के डाइजेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल के अंदर
डाइजेस्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है, उसे हम कहेंगे डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि पैंक्रियाटिक जूस आता है, तो पैंक्रियाटिक जूस का देख लिया। अब हम देखेंगे बाइल जूस जो है वो किस तरीके से या कितना क्या रिलीज होता है, कितनी क्या पीएच होती है। देखिए बाइल जूस की अगर मैं बात करूं तो बाइल जूस जो आपके लीवर से सिक्रेट होता है और स्टोर्ड कहाँ रहता है, गोल ब्लैडर में। डेली जो है 500 to 1000 ml जो है आपका बाइल जूस प्रोड्यूस या सीक्रेट होता है। इसकी अगर मैं पीएच की बात करूं तो इसकी पीएच भी कितनी होती है, 8 पीएच होती है, बोले तो एल्कलाइन इसकी पीएच होती है। आपका बाइल जूस है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, उसके अलावा बिलिरुबिन, ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। अब देखिए डाइजेशन की बात करूं, सबसे पहला बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का एक काम तो है कि ये क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है। दूसरा आपकी जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन होती है या उनका डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन होने पे बिलिरुबिन एंड प्रोडक्ट बनता है, तो इस बिलिरुबिन को भी एक्सक्रीट करने का काम किसका है, बाइल जूस का ही है। तो ये बाइल जूस इसको एक्सक्रीट करवाता है किसके फॉर्म में, स्टर्कोबिलिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन मतलब प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द फीकल मैटर इज नोन एज स्टर्कोबिलिन। यहां तक क्लियर है, ठीक है जी। अब देखिए हमने बात की कि इस तरीके से डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन तो पूरा है, बट ये सीक्रेट कैसे होते हैं। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो अपनी गैस्ट्रिक जूस की जो फेज थी, इंटेस्टाइनल फेज, उसमें हमने देखा था जैसे ही आपका काइम ड्यूडेनम पार्ट में आएगा, ड्यूडेनम पार्ट में आता है तो जो आपकी सेल्स हैं इसकी इंटेस्टाइन की, वो क्या करती हैं, सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटरिन जो हार्मोन है इसको रिलीज करवाती हैं। तो क्या होगा, ये रिलीज होने से पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के सिक्रेशन को तो बढ़ा देंगी, बट गैस्ट्रिक जूस की और गैस्ट्रिक की जो मोर्टेलिटी उसको कम कर देंगे। क्यों कर रही है, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उस फूड के साथ में और डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन हो गया, ठीक है जी। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। देखिए अगर एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं तो एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो ज्यादातर आपका किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कई प्रोसेस से हो सकता है, ऑस्मोसिस से हो सकता है, डिफ्यूजन से हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, इनके थ्रू आपका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर जो है सिंपली आपका ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। उसके अलावा जो छोटे छोटे फैट सोल्यूबल सब्सटेंस हैं वो आपकी डिफ्यूजन से हो रहे हैं। तो मतलब अलग अलग प्रोसेस है जिनसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब देखिए हम सिंपली बात करें तो हमारे फूड में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये टूट चुके हैं, मतलब अपनी जो फॉर्म थी उससे चेंज हो गए हैं। चेंज होने के बाद में जब इनका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये डायरेक्टली ब्लड जो कैपिलरीज है उनमें एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब टूटने के बाद में सीधा जीआई ट्रैक्ट से ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन कौन सी, फैट और कार्बोहाइड्रेट। बट अगर मैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर मैं फैट की बात करूं तो फैट जो आपका सीधा ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ध्यान रखना। फैट जो होता है ये पहले जाएगा आपकी लिम्फ कैपिलरीज में। किस में जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में। और इसलिए लिम्फ कैपिलरीज को हम कहते हैं लैक्टियल्स। क्यों कहते हैं लैक्टियल्स, बिकॉज ये लिम्फ कैपिलरीज में फैट एब्जॉर्ब होता है। इसकी वजह से जो लिम्फ होता है आपका उसका कलर हो जाता है मिल्की अपीयरेंस और उसको कहते हैं लैक्टियल। अब लिम्फ कैपिलरीज में फैट एब्जॉर्ब हो गया, फैट एब्जॉर्ब होने के बाद में ये ड्रेन करेंगे इसको थोरेसिक डक्ट में। किस में डक्ट करेंगी, थोरेसिक डक्ट में। थोरेसिक डक्ट से ये जाएगा आपके सर्कुलेशन में। तो इस तरीके से ब्लड में पहुंचता है, ना कि डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, हम अगर विटामिन की बात करें तो जो आपकी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो तो सीधी ब्लड में आएगी, बट जो फैट सोल्यूबल है वो कैसे आएंगी, लिम्फ कैपिलरीज, फिर आएंगी आपके सर्कुलेशन में। उसके अलावा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में कंबाइन होके वो आपके जो इलियम का टर्मिनल पार्ट है वहां पे उसका डाइजेशन होता है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल
इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, तो कैसे हो रहा है देखिए, हम बात करें तो अबाउट 9.6 लीटर जो वाटर है, ठीक है, डेली का मैं बात कर रहा हूं, पर डे 9.6 लीटर जो वाटर है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इसमें करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना पानी पहुंचता है। अब देखिए 9.6 पहुंच रहा है, तो उस 9.6 में से 2.6 लीटर तो अपन इंजेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपन बाहर से पी रहे हैं या उसको फूड के थ्रू ले रहे हैं। अब बच गया कितना, 2.6, तो ये अपन ले रहे हैं, बच गया 7 लीटर। तो ये जो 7 लीटर है ये अपने गैस्ट्रिक जो जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है या सलाइवरी जूस है, उसके थ्रू बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है। 2.6 तो अपन ने लिया, और 7 लीटर जो है ये अपनी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, जो सलाइवरी जूस है, उनके थ्रू सीक्रेट या प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल कितना हुआ, 9.6 लीटर। इस 9.6 लीटर में से 8.6 जो लीटर है ये तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। बच गया थोड़ा बहुत, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और 0.1 जो है ये आपका फीकस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, वो आपकी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये अपना इतना ही था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।